नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आई माइंड मेड एजुकेशन में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग के आखिरी क्लास 10th का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं, आज आखिरी वीडियो मेरा सोशल साइंस का, जो आप लोग को 7 फरवरी के जो एग्जाम है, और एक ही वीडियो में 100 गो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 150 लगभग में क्वेश्चन होगा। इसके अंदर 52 क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में आएगा, 110% का वादा करते हैं कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखें और जय हिंद जय भारत लिखना ना भूले। हम सब इसे का ये जो ऊपर दिया गया है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हैं, इसके बाद मेरा जो है उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि समय नहीं है। आप लोग का हिंदी बहुत अच्छा से एग्जाम गया होगा। आज आप लोग के सामने हम एसएसटी का मेहनत के साथ आप लोग को लेकर आए हैं। चलिए एक एक करके हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एसएसटी में 100 में 100 मार्क्स से उठा सके, 99% ला सके। चलिए माइंड मेड एजुकेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, कि आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। चलिए आप लोग ठान लीजिए। अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स लाना है तो प्लीज़ वीडियो अंत तक देखना ना भूलें। हमको बार बार अलग अलग तरह टाइप की वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप लोग के सामने हम एक ही वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक जो VVI क्वेश्चन जो है वो 95% आप लोग को यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन लेंगे। आप लोग इससे पहले हम बता चुके हैं कि 25-25 सब में क्वेश्चन लेना है। चलिए एक एक करके समझते जाएंगे और आंसर जानते जाएंगे कि किस प्रकार से आंसर आएगा। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान, सामूहिक का मतलब क्या होता है कि एकता मतलब एकजुट, एकजुट मतलब किसी राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, एक देश के अंदर जो सामूहिक पहचान है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही। ठीक है, क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्या है, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में हुआ था, यानी कि बुर्बो राजवंश जो था वो किस देश में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी, कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, 19वीं, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ सदी लिखना चाहिए से सारी लिखा गया। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य इटली के कितने राज्य में विभक्त थे, राज्यों में विभक्त हुए थे। इटली के जो कितने राज्यों में कचे हुए थे, विभक्त हुए थे, तो कितने हुए थे, ऑप्शन नंबर सी, कितने हुए थे, 7। कितने हुए थे, 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया। जो फ्रांस की जो क्रांति जो हुआ वहाँ अग्रदूत, जो आगे अग्रदूत किसे कहा, जो सबसे हेड होता है उसमें किसे कहा गया है, रूसो को। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर क्या है, वियना की संधि कब शुरू हुई थी, यानी कि वियना की जो संधि जो थी वो कब शुरू हुई थी, सो देखना है। तो कब शुरू हुई थी, 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 सही, ऑप्शन नंबर 20 सही। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, यानी कि पूरा हुआ, तो जर्मनी का जो एकीकरण जो हुआ था कब हुआ था, 1871 ईस्वी को हुआ था। कितना हुआ था, 1871 ईस्वी के हुआ था। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था, यानी कि इटली का जो एकीकरण हुआ कब हुआ था, 1861 कब हुआ था, 1861 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो जर्मनी का और इटली का जो अंतर है वो 10-10 का अंतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना यानी कि कब बना। ठीक है, तो कब बना था, 1871 ईस्वी को बना था। कितना बना था, 1871 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 सही। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, यानी कि महात्मा गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका जब गए थे तो वहाँ से जो भारत आए थे वो कब आए थे, तो 1915 ईस्वी का आए थे। कितने थे, 1915 ईस्वी का आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि इतिहास है। ठीक है, आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। महात्मा समझे सबसे, यानी कि महात्मा समझेंगे जो महात्मा का नाम दिया गया गांधी जी का, गांधी जी का नाम तो दूसरा था, लेकिन महात्मा को उपाधि किसने दी थी, यानी कि उसका नाम जो महात्मा किसने रखा था। ठीक है, तो किसने रखा था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए सही, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था कब हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। कितना हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत के खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था। आने के खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था और किस देश के शासक, जो शासक मतलब जो राजा जो राज करता है, आने की वहाँ जो शासन जो चलाता है वो कब किससे हुआ था, आने की कौन सा देश से हुआ था। सो बोला तो 1919 में तुर्की, 1919 में तुर्की से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी। दलितों यानी कि गरीब लोग, यानी जो सबसे नीचे जाति लोग जो भेदभाव होता था उसका निर्वाचन क्षेत्र किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, गांधी जी का सविंज्ञा अवज्ञा आंदोलन का आरंभ, यहाँ मिस प्रिंट है। ठीक है, तो आरंभ किस कार्य से किया था, तो डांडी यात्रा से स्टार्ट किया था सविंज्ञा आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 50 नंबर क्वेश्चन जो बोला है वो क्या बोला है, से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, आने की औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई। आने की औद्योगिक जो हुआ क्रांति जो शुरू हुआ था वो किस देश, कौन सा देश से शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए सही, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए सही, इंग्लैंड से हुआ था। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया की वृद्धि की थी। ठीक है, तो किसकी कटाई की, ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी सही, कटाई। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी। जो भारत में जो कपास की जो की गई थी वो कहाँ की गई थी, तो आने की बम्बई लिखाएगा, ऐसा मुंबई एक ही बोला जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, पहले भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। जूट का जो मिल स्थापित की गई थी वो कहाँ की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही, बंगाल। ऑप्शन नंबर ए सही, कहाँ की गई थी, बंगाल में। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल कहाँ कब स्थापित की थी। यानी भारत में जब मुंबई में जब स्थापित की गई थी कपड़ा मिल, वो कब ऐसी की गई थी, तो 1854 ईस्वी को की गई थी। 1854 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रिंटिंग प्रेस आविष्कार किसने किया था। गुटेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर कुछ नहीं है, आप लोग को शॉर्टकट में डाल दिए। ठीक है, गुटेनबर्ग। ठीक है, आप लोग को 20 क्वेश्चन बता चुका हूँ। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं आगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। 21 नंबर क्वेश्चन जो है, विश्व की सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। ठीक है, तो शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो जापान या भारत या चीन या इंग्लैंड में, तो कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो यानी कि 22 नंबर जो बोला क्वेश्चन, वो पत्रिका का जो संपादन किया था वो कौन सा था। ठीक है, तो कौन सा किया था, तो अंग इंडिया, इटली बोलते थे, यंग इंडिया यानी कि युवा इंडियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, गेली क्या है। गेली जो है वो क्या है, सो बोला है, तो गेलू एक धात्विक फ्रेम है। ऑप्शन नंबर सी सही, धात्विक फ्रेम है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते। 24 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, प्रिंटिंग का विकास सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ। तो कहाँ से उस प्रिंटिंग करना कहाँ शुरू हुआ था, भारत से हुआ स्टार्ट हुआ था प्रिंटिंग। ठीक है, प्रिंट लिखना चाहिए, प्रिंट का विकास, लेकिन प्रिंटिंग लिखा के कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसका मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, तो प्रिंट का विकास, जो प्रिंट करना, प्रिंट मतलब समझे करते जरूर से हम लोग कहते हैं कि लिखना, इसे उसे ट्रांसफर करना, उसी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, भारत। ऑप्शन नंबर बी सही। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन
कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरुआत हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों को भारत से निकालना था, इसलिए 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। ठीक है, आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये बता चुके हैं। अब हम लोग किसकी ओर चलेंगे? भूगोल की ओर चलेंगे। ठीक है, किसकी ओर चलेंगे? भूगोल की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब भूगोल के 25 क्वेश्चन जानेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि काली मिट्टी जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी रेगर से। किस नाम से? रेगर से। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में कुल क्षेत्रफल यानी भारत में जितनी भी क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत क्षेत्र पठारी भाग है? पठारी में जानबे करते कि जंगल झाड़ीला यानी कि भाग कितना है? ठीक है, तो कितना है? तो 27%। ऑप्शन नंबर 20 सही। 28 नंबर क्या बोला? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सही, 1992 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ठीक है 1992 ईस्वी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? किस प्रकार की मृदा के कंकर की मात्रा अधिक होती है? यानी कि कौन सा मिट्टी है जिसमें कंकर जो होती है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बंगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही, बंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगर। ठीक है, 30 नंबर बंगर कहते हैं। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? लोह किस प्रकार का संसाधन है? लोहा जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो हम जानबे करते हैं ये नवीकरणीय संसाधन है। ये तो नवीकरणीय नहीं है। नवीकरणीय किसे कहते हैं? जो इसका एक बार उपयोग किया उसको बार बार उपयोग में ला सकते हैं। जे मतलब जानबे करते हैं जो सजीव है। तो लो मेरा कच्चे है और नवीकरणीय संसाधन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? कि वह जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है, यानी कि जो लुप्त होने की है उसको क्या कहते हैं? संकटग्रस्त जातियाँ कहते हैं। जो लुप्त होने वाला है उसको क्या कहते हैं? संकटग्रस्त जातियाँ। जो लुप्त होने वाला है, हो नहीं गया, हो जाता तो लुप्त जातियाँ कहलाता, लेकिन होने वाला है संकटग्रस्त जातियाँ। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संकटग्रस्त जातियाँ कहते हैं, जो लुप्त होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 1952 में भारत में निम्न में से किस प्रजाति का विलुप्त घोषित कर चुका था? विलुप्त मतलब जो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो एशियाई चीता के जो विलुप्त हो चुका है कि खत्म हो गया है वो अब नहीं है, नहीं मिलने को देखने को मिलेगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों का तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी सही। मानस बाग रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो किस राज्य में स्थित है? असम। ऑप्शन नंबर ठीक है सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जो चिपको आंदोलन जो शुरुआत किया गया था किसके कारण किया था? तो वन को जहाँ जंगल ज़्यादा वृक्ष रहता था वहाँ चिपक जाता था लोग। क्यों? क्योंकि जंगल को क्या कर सके? संरक्षण कर सके। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाव करना। क्या हो सकता है? बचाव करना। भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? यानी कि उसी वनस्पति छोटे छोटे पेड़ पौधे कितने उसकी प्रजातियाँ हैं? तो कितनी है? 47,000। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? मेरगोवा क्षेत्र कितने प्रतिशत विलुप्त यानी कि कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है? कितने प्रतिशत क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत? 40। ऑप्शन नंबर सी सही। कितना नंबर सही? ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो है वो किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है, यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो संबंध है वो किससे है? ठीक है, किससे है? सो ध्यान दीजिए। ठीक है, तो किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? सरदार सरोवर से है। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। 41 नंबर क्वेश्चन क्या? भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। भारत में जो जल का उपयोग हम लोग करते हैं ज़्यादातर किस में करते हैं? सिंचाई करने में, क्योंकि खेती करने में ज़्यादा हम लोग किसान ही है, इसलिए ए नंबर। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है,
42 नंबर क्या है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को, यानी कि हमारी पृथ्वी में बहुत ज़्यादा पानी है, इसलिए हम लोग कौन सा ग्रह कहते हैं, इसको नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। 39 नंबर क्या बोला है, सुनहरा रेशा किस फसल का को कहा जाता है, सुनहरा जो जूट को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जूट। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट से हम लोग जो प्राप्त करते हैं क्या करते हैं, एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक जो बॉक्साइट जो सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही, उड़ीसा में। कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सो ध्यान दीजिएगा, प्रथम सीमेंट केंद्र कहाँ लगाया गया था, सीमेंट का जो केंद्र जो लगाया, जो सीमेंट जो बनाया गया था, 47 नंबर क्वेश्चन, वो कहाँ किया गया था, चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही। लो इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है, लो इस्पात उद्योग को जो हम लोग करते हैं वो क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था। ठीक है, तो कहाँ लगाया गया था, ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। ठीक है, तो अब 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए आज आप लोग के 50 क्वेश्चन हाफ बता दिए। प्लीज़ अगर 50 को क्वेश्चन समझ आज में आ गया होगा, जहाँ जो बच्चा 50 को वीडियो 50 तक देख लिया होगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में ज़रूर जय हिंद जय भारत लिखें, और अपना टॉपर जिसको जिसको बनना है वो कमेंट में जरूर करें कि हमको टॉपर बनना है। आप लोग के VVI क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के देंगे। अब चलिए अब जो है हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, राजनीतिक। ठीक है, ठीक है, अब 50 क्वेश्चन और बच्चा है बाबू, प्लीज़ वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्या है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है, यानी कि बेल्जियम जो सामाजिक जो विभाजन हो रहा है वो किससे कारण अलग हो रहा है, तो भाषा कारण, क्योंकि वहाँ भाषाकरण का जो समाज में बट रहे हैं। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है, श्रीलंका में जो बहुत संख्या यानी बहुत ज़्यादा संख्या वाला जो है वो 2 जातियाँ हैं, एक तमिल है कि सिन्हली है, तो वहाँ ज़्यादा लोग जो है वो सिन्हली लोग के है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है, यानी कि श्रीलंका में जो राजकीय धर्म जो है वो कौन सा धर्म है, बौद्धीय धर्म है। ठीक है, कौन सा धर्म है, बौद्धीय धर्म है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ, यानी स्वतंत्रता मतलब आज़ादी जो मिली थी वो स्वतंत्रता कब मिली थी, 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर कुछ नहीं है, आप लोग के सिंपल मार दिए। ठीक है, चलिए वीडियो लाइक कीजिए, आप लोग को हौसला है बाबू, आप लोग टॉपर बन के रहिएगा, 95% आप लोग नंबर जरूर लाइएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, ठीक है, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, अपना टाइम रूटीन जो है कंटिन्यू फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 55 नंबर, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है, तो कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर डी सही, कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, संवर्धित सूची में कितने विषय हैं, यानी कि संवर्धित सूची में जो है वो कितने विषय हैं, तो 52। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, संघीय सरकार में स्तर होते हैं, कितने होते हैं, 2 या 2 से अधिक। संघीय शासन में जो होते हैं 2 से 2 अधिक स्तर के होते हैं। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में लगभग कितने देशी रियासत थे, तो कितने थे, 565। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पीटर नॉर्मन की मृत्यु कब हुई थी, तो कब हुई थी, 2006 में। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य था, नारीवादी का आंदोलन क्यों किया था, क्योंकि जिस प्रकार से पुरुष की मिलता है उसी प्रकार नारी स्त्रियों लोग को भी मिलना चाहिए, यानी कि स्त्रियों लोग के दोनों का समानता क्या मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। तो किस लिए लक्ष्य को, यानी कि नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य क्या था, समानता प्राप्त करना, क्या था, समानता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी सही। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में है, तो यानी कि जाति पर जो है सामाजिक जो है 61 नंबर वो भारत में ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, यहाँ राष्ट्र लिखना चाहिए, तो किस प्रकार से राष्ट्र है, तो उपयुक्त सभी। हम लोग जानते हैं लोकतांत्रिक भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, कल्याणकारी राज्य भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन की ओर बढ़। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, नेपाल लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो लोकतंत्र की स्थापना जो यहाँ 8 लिखना भूल गए। ठीक है, कितना है,
2008 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। 64 में क्या है? ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश में है? तो किस देश से था? केनिया। ऑप्शन नंबर डी सही। 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? एक दल को छोड़कर दूसरे दल पर चले जाने का क्या कहते हैं? यानी एक दल को, एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दल बदल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। कांग्रेस था की स्थापना कब की गई थी? 1885 ईस्वी की गई थी। कब की गई थी? 1885 ईस्वी की गई थी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह। भैया भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का चुनाव चिन्ह का चाहिए कमल छाप। ऑप्शन नंबर सी सही। 69 नंबर क्या है? कानूनों का कौन पास करता है? कानून को जो पास करता है वो कौन करता है? विधायिका करता है। ऑप्शन नंबर डी सही। भारत में पहली बार केंद्र और गैर कांग्रेसी यहाँ लिखा दिया सरकार कब बनी थी? तो कब बनी थी? 1977 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही। भाजपा की स्थापना कब हुई थी? 1980 ईस्वी को हुई थी। 1980 की। सोच लो 105 साल के बाद कांग्रेस के बाद भाजपा की हुई थी, स्टार्ट की गया था। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? किस देश में आधे से ज़्यादा आबादी गरीबी में रहती है? तो बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए सही। लोकतंत्र का अर्थ जानबे करते हैं, लोगों का शासन, लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि की हुई हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी कहते हैं। लोगों का, जनता का अपना भागीदारी होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। 74 नंबर, भारत में लोकतंत्र की सफलता का क्या बाधा है? यानी कि भारत में सफलता का जो बाधा है वो क्या है? गरीबी भी है, मतदान के दुरुपयोग भी है, अशिक्षा भी है, इसलिए उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग होते हैं? यानी कि भारत में जो लोकतांत्रिक सरकार है कि कितने अंग होते हैं? तो कितने होते हैं? 3। ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी सही। आप लोग के 75 क्वेश्चन इसमें भी हम क्या कर दिए? कंप्लीट। चलिए वीडियो जो यहाँ तक देख लिए होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग के एक समझ में आ गया होगा तो अपने देश से अगर प्रेम करते हैं तो अपने देश का एक झंडा, तिरंगा जरूर कमेंट में भेजें। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन क्या? भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय कम है? सबसे प्रति व्यक्ति आय कम किस में है? ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की जो उन्नति करता है, विकास करता है, वो किसके कारण होता है? तो उपयुक्त सभी। मानव क्रिया भी होना चाहिए, आर्थिक क्रिया भी होना, सामाजिक होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर ई ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए उपयुक्त इसमें सब में काम आएगा, लेकिन हम लोग आर्थिक शास्त्र पढ़े तो इसमें ज़्यादातर फोकस करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या बोला है? 79 की विकास सूचक मानव विकास सूचकांक की संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसी का फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है, इसी का फुल फॉर्म है HDI। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? किस क्षेत्र में सर्वाधिक श्रमिक कार्यरत करते हैं? तो प्राथमिकता, यानी कि ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही। 81 में रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू की गई थी? 2005 में। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन अध्यापक जो वर्ग है वो किस क्षेत्र में आते हैं? तो हम लोग जानते हैं तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग क्या देता है? वो सेवा देता है। क्या देता है? सेवा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्यापारिक बैंक की कार्य क्या चाहिए? व्यापारिक जो बैंक जो कार्य जो है वो क्या करता है? शाखा निर्माण भी करता है, लोन भी देता है, जमा स्वीकार करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? कागज से बनी मुद्रा को क्या कहते हैं? कहलाती है, जो कागज से बनता है उसे पत्र मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। बैंकों की आय, यहाँ आय लिखा गया है, तो ठीक है, यहाँ आय होगा। आय मतलब इनकम का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऋण देना। ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 ईस्वी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही। भारतीय रिजर्व बैंक जानबे करते हैं कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 88 नंबर, निम्न में से किसी को किस को वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ? तो किसी क्षेत्र में ही सबसे क्या हुआ? कम लाभ हुआ। ठीक है, क्योंकि वैश्वीकरण जानबे करते हैं। वैश्वीकरण कैसे करते हैं? जो एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? कि भारत में फोई मोटर कंपनी कब आई? 79 नंबर में कब आई थी? 1995। ऑप्शन नंबर बी सही। वैश्वीकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री के द्वारा किया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही। उपभोक्ता आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? उपभोक्ता आंदोलन जो हुआ था वो शुरुआत कब हुआ था? 1960 में। ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक,
92 का उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कॉपरा कब बनाया गया? ठीक है, तो कब किया? 1986 की ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही। पॉकेट पर दी गई जानकारी किस प्रकार की होती है? पॉकेट में जो यानी कि पैकेट में दिया जाता है वो निर्माण की तिथि भी दिया जाता है, एक्सपायरी डेट भी दिया जाता है, उसका पैसा भी दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, 94 नंबर क्या है? उपभोक्ता अधिकारों का घोषणा सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, अब क्या बोला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सूचना का आने की जो था वो कब पारित किया गया था? अक्टूबर 2005 में। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? हमारे देश में कितने उपभोक्ता संगठन है? तो कितने? 700 से अधिक है। ऑप्शन नंबर कुछ नहीं, 97। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को बनाते हैं। कब बनाते हैं? 24 दिसंबर को। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा। अभी बता चुके हैं कि सेवा ही हम लोग के तृतीय क्षेत्र बनते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो प्रकृति से लेन देन है, और द्वितीय क्षेत्र जो हमारे मानव निर्मित काम करते हैं। ठीक है, और 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था? 1960 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1960 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भाषाओं की भारतीय संविधान में किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं सूची में रखा गया है। चलिए आप लोग के 100 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हम आप लोग को अभी बता चुके हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट की ओर चलेंगे सब्जेक्टिव के लिए, जो 3 नंबर 2 नंबर 5 नंबर के जो एग्जाम में आने वाला है, हम उस क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे और जो एग्जाम में आप लोग को फुल मार्क्स ला के ही छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ जब यहाँ तक देखें तो कम से कम अंत तक लिखना ना भूलें, क्योंकि आप लोग को 1 घंटा में ही आप लोग के जब 100 मार्क्स आ जाएगा, सोचिए कितना खुशी की बात है। ठीक है, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एक की ओर सब्जेक्टिव की ओर, इसलिए अपना हौसला कायम रखिए, आप लोग 100% जरूर आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें। खनिज क्या है? खनिज प्रकृति रूप में से पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है। खनिज जो है वो पृथ्वी के अंदर सेलों से दबे जो निकाला जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जैसे कि कोयला तुम्हारा उदाहरण बोलते खनिज को उदाहरण बताइए तो कोयला हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब अवरक हो गया, ये सब मेरा कच्ची आता है, खनिज आता है। जो इसका अकार्बनिक ठोस पदार्थ होता है, जो खनिज कैसा पदार्थ होता है? ठोस होता है। ठीक है, क्लियर आ गया? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि बहुउद्देश्य नदी परियोजना के होने वाले 2 लाभ बताइए और 2 हानि बताइए। 2 लाभ बताने बोला, 2 हानि बताने बोला। सबसे पहले हम लाभ जानेंगे कि सबसे पहले लाभ पहला फिर सिंचाई और जल की आपूर्ति। सबसे पहला लाभ जो आप लोग इस तरह पॉइंट बना के लिखिएगा ना, तो आप लोग नंबर जो है वो फुल मिल जाएगा, जितना जितना मिलना चाहिए फुल नंबर मिल जाएगा। इसलिए पॉइंट बना के असिस्टेंट जितना बनाइएगा पॉइंट उतना आप लोग का नंबर मिलने वाला है। सिंचाई और जल आपूर्ति, इन परियोजनाओं के कारण खेतों में वर्षा भर नियंत्रित पानी मिलने पर फसल हानि। जितना पानी अगर सिंचाई के लिए अगर पानी तो हमेशा चाहिए, तो जितना पानी उपलब्ध रहेगा यानी कि नियंत्रित पानी मिलने का, यानी तो फसल जो होती है वो अधिक उत्पादक होता है। और शहरों लोगों के उद्योगों के लिए पीने का पानी भी जरिया बन जाती है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर पॉइंट में क्या है? बिजली उत्पादन और बाढ़ को नियंत्रण। बिजली का उत्पादन भी होता है। बहुउद्देश्य परियोजना नदी में बहुत सारा बांध जब बनाता है तो उसी में क्या चीज़ उत्पन्न होता है? विद्युत उत्पन्न होती है, जिससे जो सस्ती है स्वच्छ ऊर्जा, जो सस्ती भी है और स्वस्थ ऊर्जा भी है। ठीक है, यह मानसून नदियों में पानी को बहुत रोककर बाढ़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कराने जो पूरा ये बांध जब बनता है तो जितना बाढ़ जो आता है उसको क्या करता है? नियंत्रण करता है, यानी कि कंट्रोल में करता है। अब जानेंगे हानि के बारे में। तो विस्थापन की समस्या। विस्थापन मतलब होता है कि एक जगह दूसरी जगह छोड़ के चल जाना। तो जब ये परियोजना के जलाशय को बहुत बड़े क्षेत्र में बनाना पड़ता है, तो जहाँ के स्थानीय निवासियों को अपने उपजाऊ भूमि को आवास छोड़कर विस्थापित होना पड़ता है, कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चल जाना। क्योंकि पाना जब बांध बनता है तो बहुत सारे क्षेत्र में क्या करता है? डुबा देता है लोगों की। ठीक है, इसलिए एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाया जाता है, चला जाता है। ठीक है, तो इसमें भी नुकसान है। तीसरा सेकेंड में क्या है? पर्यावरण में विनाश। पर्यावरण में विनाश इसलिए होता है कि पानी जो है बड़े पैमाने पर जल डूब जाता है, जिसके कारण वन्य जीवों की परिस्थिति और तंत्र नुकसान पहुंचता है। इसी कारण ही पर्यावरण में विनाश होता है जिससे। ठीक है, इस सेकेंड हानियाँ हैं।
गहन कृषि किसे कहते हैं? गहन कृषि जो होती है, जो एक ऐसी कृषि है जहाँ छोटे सीमित क्षेत्र, सीमित मतलब क्या होता है, छोटे क्षेत्र में अधिक उपजाऊ किया जाए, यानी कि छोटे क्षेत्र में अधिकतम उपज प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? गहन कृषि कहलाता है। सिंपल सी बात है, जहाँ तक शहरी इलाकों में जाता है ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए और आप लोग ये लोग पढ़ लीजिएगा। काची बोला है? गहन कृषि एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें सीमित भूमि का अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए अधिक श्रम पूंजी, आधुनिक तंत्र, उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई अत्यधिक उपयोग किया जाता है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग हम बता चुके हैं कि आप लोग 100 क्वेश्चन एसएसटी का डाल चुके हैं, ये देख लीजिएगा वो ऑब्जेक्टिव में। और उसके बाद हम ये आज सब्जेक्टिव डाल रहे, जो हो सकता है कि 45 मिनट के या फिर आधा घंटा के प्लस क्लास जाएगा, जो सारा क्वेश्चन आप लोग को क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा एक ही वीडियो में, रिटर्न क्लास में। हम बार बार वीडियो नहीं बनाना चाहते क्योंकि अपना व्यू नहीं बढ़ाना चाहते, बस हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के आने लायक है वही क्वेश्चन हम आप लोग को बतलाएंगे और वही प्रकार से क्या करेंगे, समझाएंगे। एक ही वीडियो बनाएंगे लेकिन लॉन्ग बनाएंगे, 1 घंटा या 45 मिनट आप लोग रुक के बनाएंगे लेकिन बनाएंगे। ठीक है, इसलिए चलिए वीडियो तो जय हिंद जय लिखना ना भूलें, कमेंट में जय हिंद बात जरूर। सत्ता के साझेदारी सब क्या समझते हैं? सत्ता का साझेदारी, सत्ता का साझेदारियाँ, ठीक है, पार्टनरशिप। ठीक है, जब किसी देश की शासन व्यवस्था में समाज के सभी समूह, जब किसी देश की शासन व्यवस्था में समाज के सभी समूह अथवा वर्गों के प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो इस व्यवस्था को सत्ता के साझेदारी के नाम से जाना जाता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई भी देश है जो शासन व्यवस्था चलाता है, जो अपने नेता लीडर सिर पर हो, शासन करता हो, राज करता हो, राजा, जैसे कि आज का नेता लोग था, पहले शासन राजा लोग था, जो उसको प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसी व्यवस्था को बरकरार रखना ही क्या कहलाता है? सत्ता के। जैसे प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी, जो पूरे देश को संभालने की सत्ता प्राप्त की, प्रतिनिधित्व मिला है, तो उनको समाज को सभी समूहों को क्या करना बना है, उसको दिया गया है। ठीक है, बचाने के लिए, संभालने के लिए। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि संप्रदाय के प्रति स्नेह, अन्य संप्रदाय के प्रति घृणा उत्पन्न करना, दूसरे शब्दों का अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझते हुए भी दूसरे धर्मों के प्रति घृणा उत्पन्न करना ही कहलाता है सांप्रदायिकता। ठीक है, जातिवाद से क्या तात्पर्य है, यानी कि किसे कहते हैं? जातिवादी क्या? जातिवादी एक ऐसी सामाजिक विचारधारा, असंकीर्ण मानसिकता है जिससे व्यक्ति अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे व्यक्ति को नीचा समझता है। जातिवाद की मतलब होता है कि अपनी जाति को सबसे अच्छा मानता है और दूसरी जाति को सबसे नीचा समझता है। ठीक है, इसे हम लोग जातिवादी कहते हैं। लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? जब पुरुष और महिलाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है, यानी कि जब महिलाओं, स्त्री या पुरुषों में जब भेदभाव, किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक असमानता कहते हैं। ठीक है, बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? बेल्जियम जो उसका 4 अक्टूबर 1830 को मिला, परंतु उसको मान्यता जो मिला 19 अप्रैल 1839 को दी गई थी। ठीक है, मिल तो गया था 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी में, लेकिन उसका प्राप्त मान्यता जो हुई 19 अप्रैल 1939 ईस्वी में हुई। संघवाद क्या है? संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता या शक्ति को संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच में विभाजित किया। यानी संघवाद जो होता है ये 2 सरकारों के बीच में बढ़ जाता है, एगो केंद्रीय सरकार, एगो राज्य सरकार, जो अपना अपना क्षेत्र में क्या कर सकता है, पूरी तरह संवैधानिक तरीके से अपना नियम लागू कर सकता है, संभाल सकता है, जो मन में आता है वो कर सकता है। यानी कि संवैधान के अनुसार वो अपना क्षेत्र में काम कर सकता है, बदलाव कर सकता है, समाज की प्रति रक्षा कर सकता है, उसी को संघवाद कहते हैं। संघवाद मतलब 2 सरकारें होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, ये क्षेत्रीय सरकार। ठीक है, ये ध्यान रखिए। लोकतंत्र सुधार किसे कहते हैं? लोकतांत्रिक सुधार किसे कहते हैं? लोकतांत्रिक सुधार का तात्पर्य नियोजित परिवर्तन कानूनों के प्रक्रियाओं से है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली, संस्था और प्रथाओं को मजबूत करने, अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। पारदर्शी मतलब जानबे करते हैं, आर पर दिखना, और जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लोकतांत्रिक सुधार करने किया जाता है। ठीक है,
शहरीकरण किसे कहते हैं? शहरीकरण जो ग्रामीण इलाकों से निकलकर शहरों में बसना ही क्या कराता है? शहरीकरण, यानी कि गांव में रहते हैं, ठीक है, और गांव से चले जाते हैं कहाँ? शहर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शहरीकरण। जैसे कहते हैं कि यहाँ से चल गया वो बाहर कमाने के लिए तो वहीं रहने लगे, तो उसे कहते हैं शहरी वाला हो गया है, ठीक है, शहरीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय क्या कहते हैं? दोनों को भी पूछ सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या है या फिर औसत आय क्या है। जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या, मान लीजिए कि आपको कुल जनसंख्या अगर 50,000 है, ठीक है, यहाँ पर अप्रोक्स मान लीजिएगा कि कुल राष्ट्रीय आय कितना 50,000 है, ठीक, मान लीजिए 1,2,5 लाख है, ठीक है, और कुल जनसंख्या से भाग दिया, जनसंख्या मान लीजिए कि 2500 जनसंख्या है, ठीक है, तो 2500 जनसंख्या तो जो इसको जो भागा दे देंगे, यानी कि 1,2,5 लाख को 25 से भागा दे देंगे, तो जो भी शेषफल जो यानी कि जो निकलेगा उसी का हम लोग क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है। समझिए, फिर से समझिएगा प्रति व्यक्ति आय क्या होता है और क्या उस औसत आय से क्या होती है। तो कुल राष्ट्रीय आय यानी कि जनसंख्या जितना, मान लीजिए कि जनसंख्या मान लीजिए अप्रोक्स में मान लो 50 है, सॉरी, ठीक, और जनसंख्या कितना है? 10 है, तो 5 निकल के आ गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। एक आदमी कितना कमा रहा है? सब आदमी मिलके 50 रुपये कमा रहा है, और सब टोटल आदमी है कितना? 10 आदमी, तो एक आदमी कितना कमाएगा? 5 आदमी का 5 रुपया, ठीक है, इसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक। जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, जो राशि प्राप्त होता है उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष के अंदर ही मर जाना ही क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर कहलाती है, ठीक। उपभोग से क्या समझते हो? उपभोग आय का वह भाग होता है जो विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है, यानी कि जो अपना आवश्यकताओं के अनुसार जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं। उपभोग आय वह भाग होता है जो विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है, यानी अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? खर्च किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? बहुराष्ट्रीय कंपनी किन्हें कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वो किसे कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और स्वामित्व को नियंत्रण रखती हो, उसी को बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है एक या अधिक देश, एक देश से दूसरे अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व नियंत्रित, यानी एक ही आदमी रखता हो, नियंत्रण करता हो, उसी को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। परछम बेरोजगारी, यह डबल लिखा गया, किसे कहते हैं? जहां आवश्यकता से अधिक लोग कार्य में लगे हो, जो आवश्यकता कम है लेकिन उसमें अधिक लोग लग गया है कम में, उसी को परछम बेरोजगारी, जिससे हम लोग छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं। जहां आवश्यकता के अधिक लोग कार्य में लगे होते हैं और यदि कुछ श्रमिक को काम से हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ने की, हटा भी दिया जाएगा तो कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परछम बेरोजगारी। अगर छुपी हुई बेरोजगारी पूछे तो यही लिख दीजिएगा, परछम बेरोजगारी भी यही लिख दीजिएगा, ठीक है। विदेशी यहाँ भी डबल लिखा गया। विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य? विदेशी निवेश का मतलब, निवेश मतलब खर्च करना, ठीक है, निवेश करना कहीं। जब कोई कंपनी या एक देश व्यक्ति दूसरे देशों की स्थित कंपनी को संपत्ति या स्वामित्व को हिस्सेदारी को निवेश करता है, यानी कि अपने पार्टनरशिप के लिए निवेश करते हैं, चलो हम भी पार्टनर बनेंगे, हम भी कुछ पैसा देते हैं, उसी को हम लोग विदेशी निवेश करते हैं। विदेशी मतलब एक देश से दूसरे देश में जाकर इसका बनना, पार्टनरशिप बनना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विदेशी निवेश करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदारीकरण से क्या तात्पर्य? उदारीकरण के मतलब ही बता चुके हैं कि पूरी तरह से क्या मिलना? आज़ादी मिलना, स्वतंत्र मिलना। तो वही बोला, सरकार द्वारा जो प्रतिबंध जो किया गया, यानी जो रोक हटाया, उसको हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। उपभोक्ता से किसे कहते हैं? जब कोई भी व्यक्ति जो अंतिम वस्तु
उपयोग करता है, जो अंतिम जिसे बाजार में हम लोग को सामान खरीद के ला लिया और उसका हम लोग उपयोग कर लिए, ख़त्म कर लिए, ठीक है, उसी को उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता को अगर हम लोग कहा जाए तो कस्टमर को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, यानी कि कस्टमर को हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण का कहते हैं कि तो वैश्वी मतलब विश्व में से साथ जुड़ना ही क्या करता है, वैश्वीकरण कराता है। वैश्वीकरण के साथ हम लोग किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, तो पूंजी निवेश करके, सेवा करके, तकनीक करके, लोगों की सीमाओं को आवागमन करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे पढ़ते हैं, विश्व के विभिन्न देशों आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीक के रूप से एक दूसरे से जुड़ना, क्या बोले, एक दूसरे से जुड़ना और एकीकृत होना। एकीकृत मतलब एक जगह होना। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तु, सेवाएं, पूंजी, तकनीक और लोगों की सीमाओं को पार की तेज़ी से आगमन होता है, जिससे दुनिया भर में एक वैश्विक गांव बन जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, सकल घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है। एक निश्चित समय आमतौर पर एक वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमाएं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक जो पैसा मूल्य बाजार का है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। चलिए आप लोग का जितना 2 नंबरिया क्वेश्चन जो था वो आप लोग बता चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे जानेंगे 3 नंबरिया क्वेश्चन और 5 नंबरिया क्वेश्चन, जो एक ही वीडियो में बने रहिएगा, पर अंत तक देखना ना भूलिएगा। एक ही वीडियो में आप लोग को सारा चीज़ देखने को आप लोग को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आगे क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन बता चुके हैं, जो एसएसटी का। इसके बाद आप लोग वीडियो दूसरा देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आज हम लोग अब अंतिम के पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं कि आज आप लोग का एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा से गया होगा, हिंदी का एग्जाम। आज इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम जो है एसएसटी का, उसको भी 80 में से अगर आप लोग का टारगेट है कि झारखंड टॉपर करना, तो प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें और ज़्यादा शेयर कीजिए और जय जय भारत लिखना ना भूले। चलिए अब हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्या चलते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के संक्षिप्त नोट लिखें, यानी कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ था उसके बारे में क्या बोल रहा है कि पूरा डिटेल लिखने के लिए बात कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन 1 में क्या दिया है कि देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बोल देगा, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताइए जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले के शिरकत के लिए जलियांवाला बाग में मैदान में इकट्ठा हुए थे। आने के क्या हुए थे कि वहाँ के जो वैसाखी मेला लगता है वहीं पर सब क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। इकट्ठा मतलब एक जगह जमा हुए थे। सेकेंड नंबर पॉइंट में क्या है कि लोक सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून रोलेट एक्ट का विरोध प्रकट करने के लिए एकीकृत हुए थे। क्या हुए थे, रोलेट एक्ट के विरोध करने के लिए एकीकृत हुए थे। यह मैदान चारों तरफ बंद था, यह मैदान जो था चारों तरफ बंद था। शहर के बाहर होने वाले कारण लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू, मार्शल लॉ मतलब कि पूरी तरह से कैदी बंद हो गया, इसके लागू हो चुका है, किसी को मालूम नहीं था। तीसरा नंबर क्या है कि जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। कौन पहुंचा, जनरल डायर ने पहुंचा था। कहाँ पे, अमृतसर के जहाँ बैसाखी मेला लगा था वहाँ पे। उसके मैदानों के बाहर निकालने के सारे रास्ते बंद कर दिए। जो बाहर जो निकलने का रास्ता जो था वो सारा क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और सैकड़ों लोग मारे गए। वहाँ पर क्या चलाया गया, अंधाधुंध गोलियां चला दिया और पूरा खून के ललट में पूरा तरह से वहाँ से सैकड़ों लोग मारे गए। इसका प्रभाव क्या पड़ा से देखिए, भारत में इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना थी, क्योंकि किसी को अगर कैद के अंदर मार दिया जाए, अनठिकाने गोली चला दिया जाएगा, तो उसकी सबसे दर्दनाक घटना तो यही न होगा। इससे भारत में रोष की लहर फूट निकली, लोग सड़कें पर उतर गए, हड़तालें होने लगी। लोगों के आंतरिक अपमानित करने की मंशा में सरकार इन विरोधों का मरम्मत से कुचला, ठीक है, कुचला। चलो आज हम लोग इस प्रकार के आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 नंबर के आ सकता है। चलिए आगे नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, असहयोग आंदोलन क्या था। असहयोग आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन का सफलता क्यों प्राप्त हुई, एक किसके द्वारा चलाया गया था, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए। असहयोग आंदोलन 1920 में 1922 के महात्मा गांधी नेतृत्व ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला
वह राष्ट्र व्यापी अहिंसक जन आंदोलन था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? 1920 से 1922 ईस्वी के महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, कौन सा इसका लीडर कौन सा था? महात्मा गांधी था। इसका उद्देश्य था संस्था, नौकरी, विदेशी वस्तुओं को त्याग कर ब्रिटिश सरकार को पंगु बनाना और स्वराज को प्राप्त करना, जो मुख्य रूप से जलियांवाला बाग हत्याकांड के रोलेट एक्ट के विरोध से शुरू हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के मुख्य बिंदु क्या है? पहला बिंदु क्या है? शुरुआत और कारण। शुरुआत कैसे हुआ, कारण क्या हुआ? गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी में किया गया था। इसके पीछे रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन जैसे कारक थे। ठीक है, एक कारण था। ठीक, सेकेंड नंबर में क्या बोला पॉइंट में? कार्य नीतियाँ, भारत की लोक उपाधियाँ, सरकारी नौकरियाँ, अदालतें, स्कूल, कॉलेज, विदेशी सामानों बहिष्कार करने का आह्वान किया और साथ ही कर न चुकाने का योजना भी थी। आने की क्या बोला? सरकारी नौकरियां, अदालतें, सदैव विदेशी सामान तो उसको त्याग करना। बहिष्करण के मतलब तो त्याग करना ही क्या था? एक योजना था। योजना मतलब प्लानिंग था। ठीक, चौथा तीसरा पॉइंट में क्या है? सो देखिएगा कि पंजाब और तुर्की के साथ हुई अन्याय और निवारण के अत्यंत स्वराज प्राप्त हुआ। फोर्थ नंबर क्या है कि आंदोलन का अंत। आंदोलन का 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा के हिंसा पुलिस स्टेशन जलाने के बाद गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 में वो आंदोलन का ले लिया, वापस ले लिया। आज सहयोग आंदोलन का ले लिया, वापस ले लिया। कब ले लिया? बोल देगा स्टार्ट कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और इसका वापस कब ले लिया गया था? तो 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, महत्व क्या है? 5वां नंबर, इससे पहली बार आम जनता को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा और कांग्रेस से जोड़ा। ठीक है, ये 5वां मुख्य पॉइंट है। चलिए अब आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतना वीडियो समझ में आ गया होगा, जेन जब लिखना ना भूले। दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में लिखिए। दांडी यात्रा हम लोग की क्या है, पूरा डिटेल बता रहे हैं। दांडी यात्रा जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया एक ऐतिहासिक अहिंसक आंदोलन था। आने के अहिंसक आंदोलन था और दांडी यात्रा जो था इसको नमक सत्याग्रह भी से नाम से जाना जाते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने साबरमती आश्रम, दांडी यात्रा गुजरात तट का लगभग 388 किलोमीटर पद यात्रा के आने की 78 अनुयायियों साथ 24 दिनों की पूरी की। कितने दिन में? 24 दिन में किया था। 6 अप्रैल 1930 नंबर बनकर ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून तोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य बन गया था। ठीक है, पहला उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए अन्यायपूर्ण का विरोध करना। पहला पॉइंट। शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम में हुआ था। समापन 6 अप्रैल 1930 में दांडी यात्रा। ठीक है, महत्व क्या है इस दांडी यात्रा का? इस घटना ने देश भर सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया और स्वतंत्रता की भावना को व्यापक बनाया। ठीक है, प्रभाव क्या बोला? यह अहिंसक विरोध प्रदर्शन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के नींव हिला डाला। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट दांडी यात्रा जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, इसलिए तैयारी कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहले विश्व युद्ध के समय भारत को औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ते थे और 3 कारण का उल्लेख कीजिए। पहला, भारत प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान भारतीय में हुआ था। ठीक है, यानी कि विश्व युद्ध कब हुआ? तो पहला 1914 से 1918 में भारतीय औद्योगिक उत्पादन तेजी से वृद्धि हुई क्योंकि ब्रिटिश कारखाने युद्ध सामग्री बनाने के व्यस्त में थे। यानी कि युद्ध करने के लिए सामग्री बनाने के लिए क्या थे? व्यस्त थे, जिससे भारत में आयात रुक गया और घरेलू उद्योगों को फलने का मौका मिल गया। मुख्य कारण यह पहला, आयात में भारी गिरावट, युद्धकालीन की मांग, कपड़े, टेंट, सरकारी प्रोत्साहन, विदेशी मिलों को बजाय भारतीय मिलों की आपूर्ति, ये सब मुख्य कारण रहा। सबसे पहला मुख्य कारण क्या है? देखिए, आयात की कमी और घरेलू बाजार का विकास सबसे पहला कारण। ठीक, युद्ध के कारण ब्रिटिश कारखाना सेना की जरूरतों को पूरा करने लगे थे, जिससे ब्रिटेन से भारत को होने वाला आयात लगभग रुक गया। इस कारण भारतीय उद्योगों को घरेलू बाजार के उत्पाद बेचने का सुनहरा अवसर मिल गया था। ठीक है, आयात की कमी, आयात मतलब आने की कमी होने के कारण। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या? युद्ध की जरूरत। युद्ध की जरूरत की पर ब्रिटिश सरकार को सेना की जूट की बोरियां, किसकी बोरियां? जूट की बोरियां, वर्दी के कपड़े, टेंट, चमड़े के जूते, स्टील तत्काल आवश्यकता थी। भारतीय कारखानों में इन वस्तुओं का उत्पादन बहुत बढ़ गया। जब मांग बढ़ने लगा तो उत्पादन भी कैसे लगा? बढ़ने लगा। ठीक, तीसरा, सरकारी समर्थन। युद्ध लंबा खींचने के कारण
ब्रिटिश सरकार ने भारत के ही उत्पादन बढ़ाने की नई फैक्ट्रियां लगाने, पुराने कारखाने के पोलिया काम करने के प्रोत्साहित किया। यानी जब युद्ध बढ़ने लगा तो भारत के ही कंपनी लोगों का करने लगा, प्रोत्साहित करने लगा, बढ़ोतरी करने लगा कारखाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरकार फ्रांस की क्रांति के मार्ग को क्या किया, यानी कि प्रशस्त्र किया था। ठीक है, सोचिए। चलिए, पहले मुद्रण संस्कृति की प्रिंट कल्चर 1789 से फ्रांसीसी क्रांति के लिए औपचारिक जमीन तैयार की थी। ठीक है, इसने रूसो और वोल्टेयर जैसे विचारों को स्वतंत्रता, समानता, बंधुता विचारों पर प्रसारित किया और चर्च और राजशाही निरंकुश को सवाल उठाए और आम जनता की आलोचना के बहस के जरिए क्रांति का क्या किया, मार्ग प्रशस्त किया। सबसे पहला कारण क्या था, तो देखिए, क्रांतिकारी विचारों का प्रसार, ज्ञानोदय के विचारों को जैसे रूसो, वोल्टेयर की पुस्तकें और पेम्फलेट्स की जनता की समानता, स्वतंत्रता के प्रति जागरूक किया। जागरूक मतलब जानबे करते किसी को आने की बढ़ोतरी करना, जागरूक करना, यानी कि इसको उद्देश्य देना। ठीक है, अंधविश्वास और निरंकुश का प्रभाव, मुद्रित सामग्री की पारंपरिक संस्था, चर्च की कठोरता और राजशाही के अत्याचारों की कड़ी आलोचना। ठीक है, आलोचना करने से बुराई करना नहीं होता, बल्कि आलोचना के मतलब होता है बुराई करना, जो हुआ उसको सुधार करना ही आलोचना कहलाता है। सार्वजनिक में बहस की विस्तार, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के कारण कैफे, क्लब, सैलून में राजनीतिक चर्चा तेज हुई, जिससे सार्वजनिक चेतना के विकास हुआ। ठीक है, व्यंग्य के कार्टून, मुद्रित कार्टूनों को व्यंग्य चित्रों के राजशाही नैतिकता और भ्रष्टाचार का उपहास उड़ाकर आम जनता के विद्रोह के भावना को क्या किया, भड़काया। ठीक, सस्ती और सुलभ सामग्री, छपी गई सामग्री के सस्ते और क्रांतिकारी के विचार आम आदमी तक आसानी से कहा सके। जितना सस्ता रहेगा उतना ही आम जनता तक साथ में कहा सकता है, पहुँच सकता है। इस प्रकार से हम लोग फ्रांसीसी क्रांति का यानी कि मुद्रण संस्कृति जो है वो फ्रांस के क्रांति के मार्ग का प्रस्ताव किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौती आती है, यानी कि राजनीतिक दल जो है उसके सामने क्या क्या चुनौती आती है। देखिए, पहला, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, अधिकांश दलों में संगठनात्मक चुनाव नियमित नहीं होते और निर्णय लेने की शक्ति कुछ ही नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। यानी कि अधिकांश दल में संगठनात्मक चुनाव जो नियमित नहीं होते, नियमित मतलब फिक्स नहीं होते, ये निर्णय लेने की शक्ति कुछ ही नेताओं के हाथ में सीमित होता है। यानी कि कुछ ही नेता क्या कर सकते हैं, इसका शक्ति निर्णय ले सकते हैं। वंशवादी उत्तराधिकारी, सामान्य कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हुए दलों के शीर्ष पदों का अक्सर एक ही परिवार के सदस्य को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक, धन और बाहुबल, चुनाव के दौरान टिकट वितरण में अपराधियों का समर्थन करना और भारी धनबल का उपयोग करना। ठीक है, सार्थक विकल्प का अभाव, प्रमुख राजनीतिक दलों के विचारधारा में स्पष्ट अंतर न होना, जिससे मतदाताओं के लिए कोई महत्वपूर्ण या औचित्य विकल्प से बचता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रष्टाचार, औपचारिक स्पष्ट की कमी, सरकार में रहने के दौरान भ्रष्टाचार, जातिवाद, राजनीतिक ध्रुवीकरण और जन मुद्दों को ध्यान में भटकना। ठीक है, ये रहा आप लोग के 5 पॉइंट राजनीतिक दलों के सामने का चुनौती। आप लोग ये भी बता देना चाहते हैं कि इस तरह 5-5 पॉइंट जो 5-5 पॉइंट हम बनाए हैं, इस तरह आप लोग एग्जाम में अगर लिखिएगा तो 110% नंबर आप लोग खुद गारंटी कहते हैं कि मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है। श्रीलंका में सत्ता की हिस्सेदारी के बारे में विस्तार से चर्चा करने बोला। तो श्रीलंका के सत्ता की हिस्सेदारी एकात्मक शासन है। एकात्मक तो एक सरकार द्वारा, ठीक है, एकात्मक है, संगठनात्मक नहीं है। जहाँ राष्ट्रपति का चाहिए तो सबसे प्रमुख होता है। ठीक, अब बहुसंख्यक कौन है, सिन्हली, और तमिल का चाहिए अल्पसंख्यक, तमिल जो है कम मात्रा में है और बहुसंख्यक जो है वो सिन्हली के का भाषा लोग है। ठीक है, ये भाषा है। हालांकि संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, बहुदलीय व्यवस्था, प्रांतीय परिषद के माध्यम से सत्ता विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया है। पहला, श्रीलंका में सत्ता की हिस्सेदारी के प्रमुख पहलू, पहला, कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली। श्रीलंका में राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली का मिश्रण है, जहां व्यापक शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है।
आने की श्रीलंका में राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली सिस्टम जो है मिश्रण है, दोनों का सिस्टम का चाहिए मिश्रण है, जहाँ व्यापक शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, जहाँ पर शक्ति जो होती है किसके पास होती है, राष्ट्रपति के साथ। सेकेंड नंबर सेनाली बहुसंख्यक प्रभुत्व। 1948 में आज़ादी के बाद सेनाली बहुसंख्यक ने अपने संख्या के बल पर सत्ता के पर कब्जा जमाया। सेनाली की बहुत जनसंख्या बहुत अधिक था, जिसके कारण 1948 में अपना सत्ता कायम किया। सेनाली भाषा एकमात्र राजभाषा बना। अब बौद्ध धर्म का संरक्षण देना इसका असंतुलित सत्तेदारी का उदाहरण रहा। ठीक है। 3 नंबर क्या है कि अल्पसंख्यक तमिलों का असंतोष। तमिलों का असंतोष भी करेगा, क्योंकि इसमें किसका बढ़ोतरी मिला है, तो सेनाली का। सब तमिलों को लगता था कि उनकी भाषा, संस्कृति, सरकारी नौकरियों, हिस्सेदारियों को दरकिनार कर दिया जा रहा है, जिससे वह खुद को अलग ही महसूस करने लगा। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के संसद में 225 सदस्यों में 196 सीधे चुने जाते थे और 29 जो थे वो राष्ट्रीय सूची के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, ताकि विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधित्व मिल सके। ठीक है। 13वां संशोधन और सत्ता के हस्तांतरण। तमिल की मांग पर पूरा करने के लिए 13वां संशोधन लाया गया। यानी कि तमिल के जब डिमांड चला तब कितना संशोधन होना गया, 13। संशोधन के मतलब होता है कि शुरुआत करना, संविधान में जो बनता है उसको शुरुआत करना। ठीक है। चलिए, ये आप लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन के अब हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीति का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं को बताइए। संघीय शासन की मुख्य विशेषताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए। ठीक है। दो या अधिक स्तर की सरकार, उसे संघीय सरकार कहते हैं। इससे कम से कम 2 स्तर की सरकार होती है, एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकार एगो, राज्य सरकार कम से कम होती है। पहला नंबर क्या है, शक्तियों का विभाजन। संविधान द्वारा केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच विधायिका, प्रशासनिक, वित्तीय मामलों में बंटवारा किया जाता है। यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में क्या होता है, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय मामलों में क्या होता है, बंटवारा होता है। सेकेंड नंबर क्या बोला है, से देखिएगा। सेकेंड नंबर क्या बोला है, लिखित और सर्वोच्च संविधान। हम लोग संघीय शासन व्यवस्था में लिखित होता है, दोनों स्तर की सरकारें इसके अधीन कार्य करती है। संविधान को आसानी से बदला नहीं जा सकता, संविधान को आसानी से बदला नहीं जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद सुलझाने के लिए संविधान की व्याख्या करने के लिए एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय होता है। यानी कि सही करने के लिए क्या चाहिए होता है, सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। द्विसदनीय विधायक। केंद्र के आमतौर पर 2 सदन होते हैं, जिनके एक सदन पूर्ण राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व होता है, दूसरा राज्यों के हित में होता है। ठीक है। दोहरी नगरपालिका। हालांकि भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका जैसे पारंपरिक संसदीय शासन व्यवस्था नागरिकों के केंद्र और राज्य सरकारों के दोहरी होता है। लेकिन भारत में क्या चाहिए, एकल नागरिकता है, और अमेरिका में क्या चाहिए, दोहरी है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि दबाव समूह। यहाँ दबाव लिखा था। ठीक है। यहाँ जो लिखा था दबाव लिखा था। दबाव समूह आंदोलन के लोकतंत्र की क्या भूमिका है। पहला, लोकतंत्र दबाव समूह आंदोलन की मुख्य भूमिका है इस प्रकार। पहला, नीति निर्माण के प्रभावित करना। ये समूह अपने सदस्य जैसे किसान, छात्र, व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाने का सरकार पर दबाव डालते हैं। जनहित और जागरूकता। आंदोलन जनता के बीच लोकतांत्रिक चेतना जागृत करती है और हाशिए पर पड़े लोगों को आवाज़ उठाते हैं। सेकेंड, जवाबदेही सुनिश्चित करना। सरकार पर लगातार नज़र रखकर ये समूह भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं और पारदर्शी वकालत करते हैं। तीसरा क्या है, शक्ति संतुलन। ये विभिन्न समूहों के बीच संतुलन बनाते हैं ताकि कोई भी शक्तिशाली समूह सत्ता के अनुचित रूप से प्रभावित ना कर सके। ठीक। दो तरफा संचार। दो तरफा मतलब एक अलग अलग संचार मतलब कम्युनिकेशन। एक सरकार और जनता के बीच खाई पटाने का काम करते हैं, विशेष रूप से सरकार की नीतियों के प्रति क्रिया देते हैं। ठीक है। चलिए, समझ आ गया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। बहुउद्देश्य परियोजना विभाग का विषय क्यों बन गया। ठीक है। यानी कि विवाद, यहाँ विवाद लिखना, बहुउद्देश्य परियोजना विवाद लिखना चाहिए, से विभाग लिखा गया। ठीक है। तो विवाद बोले या फिर हानियाँ बोले, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो हानियाँ भी आ सकता है, हानियाँ भी इसकी जगह पर हो सकता है। ठीक है। चलिए, तो किस प्रकार से विस्थापन का पुनर्वास। स्थानिक समुदाय में बड़े पैमाने पर विस्थापन झेलना पड़ता है, उन्हें अपनी जमीन आजीविका के हाथ धोना पड़ता है, जिससे आंदोलन
नर्मदा बचाओ आंदोलन होते हैं। यानी क्या हुआ, एक क्वेश्चन जो बोल रहा है बहुउद्देश्य परियोजना नदी का है। बहुउद्देश्य परियोजना नदी जो है, इसके मतलब होता है कि पूरी तरह से जो नदी को बांध बनाता है, तो बांध जब बनाने से बहुत ही लंबा जगह टान लेता है, बहुत जगह स्थान ले लेता है, जिसके कारण वहाँ आम आजीविका यानी कि आम जमीन जो है आम जनता के लिए बहुत ही संकट का सामना करना पड़ता है, जिसके एक जगह स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता है उस जगह को छोड़कर। इसलिए विस्थापन का पुनः ये भी हानि हो सकती है। सेकेंड, पर्यावरण प्रभाव। पर्यावरण में बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। बांधों के कारण बड़े बड़े वन जलमग्न हो जाते हैं, बड़े बड़े जंगल झाड़ियाँ सब जलमग्न होते, पूरे जल से नष्ट हो जाते हैं। नदियों का बहाव बदलाव मिट्टी भी उर्वरकता कम कर देती है, यानी कि मिट्टी के जो पैसे जो है वो भी क्या कर देती है, कम कर देती है। अंतर्राज्यीय जल विवाद। जल विवाद भी है, तो नदियों के बांध बनाने के लिए पानी बंटवारे लेकर राज्यों के बीच अक्सर टकराव विवाद होते रहते हैं। नदियों के जब बांध बनता है तो अक्सर में राज्यों का होता है आपस में विवाद करते रहते हैं। बाढ़ का खतरा। गाढ़ जमा होने के कारण कई बार बाढ़ रोकने के बजाय बनाए गए बांध के बाढ़ जैसे 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात के कारण बनते हैं। ठीक है। भूकंप की बीमारियां। बड़े बांधों के कारण भूकंप आने का संभावना और जल जनित बीमारियां, कीटाणु जनित बीमारियों की खतरा कहा जाती है, बढ़ जाती है। ये है रहा आपका विवादों का कारण। ठीक है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को टिप्पणी लिखिए। भारत में जो भारतीय कृषि जो है वैश्वीकरण का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा से देखिए, ये लोग पूरा पढ़िएगा ध्यान से। भारतीय कृषि का वैश्वीकरण का गहरा और मिश्रित प्रभाव पड़ा। ठीक है। 1990 के बाद जहां एक नई तकनीकों, उन्नत बीजों और विश्व व्यापारी बाजार तक पहुंच से कृषि निर्यात वृद्धि हुई और उत्पादक के सुधार हुआ, वहीं दूसरी ओर विकसित देशों को अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त हुई। उत्पादों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे और सीमांत के किसान प्रभावित हुए। इसका मुख्य कारण क्या क्या था? पहला, सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था से देखिए। निर्यात की वृद्धि, चाय, कॉफ़ी, मसाले, कपास, फल, सब्जी जैसे उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार खुले, जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई। ठीक है, पहला नंबर। सेकेंड नंबर, आधुनिक तकनीक, विदेशी कृषि प्रौद्योगिकियों की उन्नति, मशीनीकरण, हाइब्रिड बीजों का उपयोग प्रति हेक्टेयर उत्पादक से बढ़ी। ठीक है। विदेशी निवेश और प्रसंस्करण। ठीक है, एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा, जिससे रोजगार में क्या हुआ, नए अवसर पैदा हुए। नकारात्मक में क्या आ गया से देखिए। नकारात्मक में आ गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ते कृषि उत्पादों के आयात के कारण स्थानीय किसानों को अपने उत्पाद की कम कीमत मिलने की समस्या के सामना करना पड़ा, यानी कि कम कीमत मिलने का सामना करना पड़ा। लागत में वृद्धि, नई तकनीकों और रासायनिक आदानों, खाद, बीज निर्भरता की खेती की लागत क्या हुई, बढ़ी, जो छोटे किसानों के लिए महंगी पड़ती थी। यानी छोटे किसान कहाँ से खर्च करना पड़ता, इसलिए उसके क्या करते थे, महंगा पड़ता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क परिवहन के गुण बताएं। क्या क्या गुण होता है, पहले देखिए। सड़क परिवहन के प्रमुख गुण। पहला, घर घर सेवा। सड़क परिवहन सीधे उत्पाद के दरवाजे, उपभोक्ता दरवाजे तक सामान पहुंचाता, जिससे लोडिंग और अनलोडिंग की लागत और समय कम होता है। यानी कि घरे घर तक रोड बन जाता है, तो जिसके कारण उपभोक्ता के दरवाजे तक का चाहिए सामान पहुंच जाता है। इसे लोडिंग करने में, अनलोडिंग करने में समय का चाहिए, लोडिंग करने में, अनलोडिंग करने में समय का लगती है, बड़ी की कम लगती है। लचीलापन, सड़क परिवहन के माध्यम से मार्ग और समय के आवश्यकता अनुसार आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। कम लागत, छोटी और मध्य दूरी के लिए अन्य परिवहन के साधन जैसे रेल, वायु की तुलना में अधिक सस्ता प्रभावी है सड़क। ठीक है। निर्माण में सुलभता, सड़कें पहाड़ी और उबड़ खाबड़ रास्ते पर भी बनाई जा सकती है, इसे दुर्गम क्षेत्रों पर पहुंचने के लिए एकमात्र साधन बनाती है। तीव्र सेवा, कम दूरी के लिए यह सबसे तेज और त्वरित परिवहन साधन है। ठीक है, एक प्रकार मेरा कच्ची है सड़क का गुण। अब सड़क के दोषों भी तो हो सकता है, पर सड़क परिवहन के दोष बताइए। अगर लाभ बताएगा तो ये लिख देना, गुण बताएगा तो यानी दोष भी बताएगा तो ये दोष क्या क्या है। सुरक्षा जोखिम की दुर्घटना, सड़क परिवहन दुर्घटना का जोखिम का अधिक होता है, यानी कि सड़क पर दुर्घटना का तो काफ़ी अधिक होता है, जिससे जान माल की नुकसान हो सकती है। सेकेंड में यातायात में जाम, विशेष रूप से शहरों ट्रैफिक जाम यात्रा के समय बढ़ता है और ईंधन की खपत होती है। जब जाम लगती है
उसमें ईंधन की भी खपत होगी और यात्रा का समय भी कैसे होगा, बढ़ेगा। तीसरा नंबर क्या है, सीमित वाहन क्षमता रेल या पानी के जहाज़ों की तुलना में ट्रक और अन्य सड़कों को वाहन माल ढोने की क्षमता बहुत कम होती है, जो इसे भारी सामान आने की क्या बोला है कि सीमित वाहन क्षमता रेल की पानी जहाज़ों की तुलना में ट्रक और सड़कों की माल ढोने की क्षमता बहुत कम होती है, कम होती है। ठीक है, ये आप लोग के परिवहन के गुण भी बता दिए, सड़क के परिवहन के गुण बता दिए, लाभ बता दिए। पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्तियों पर एक लेख लिखी। जो 15 वर्ष में जो हम लोग के व्यापार में जो बदला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो बदला है, उसको क्या क्या परिवर्तित से देखिए। ये प्रमुख पहला, सेवा क्षेत्र का वाचर्य, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, पर्यटन जैसे सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिस्सा काफ़ी बढ़ा। वस्तुओं की जगह ज्ञान और डिजिटल डेटा आदान प्रदान ली। ठीक है, इस प्रकार से पहला। सेकेंड है डिजिटल और ईमेल क्रांति। इंटरनेट और उन्नत तकनीकी ने सीमा पार को आसान और तीव्र बना दिया, जिससे ऑनलाइन और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का हुआ विकास हुआ। भारत में व्यापारिक पर्यटन में बदलाव। भारत एक प्रमुख सॉफ्टवेयर निर्यातक के रूप में उभरा। वही आयात में पेट्रोलियम, उर्वरक, मशीनरी उत्पाद की हिस्सा प्रमुख रहा है। ठीक है, क्षेत्रीय व्यापार के समझौते। वैश्विक व्यापार अब केवल बहुपक्षीय समझौते पर निर्भर नहीं, बल्कि छोटे देशों के समूह के साथ किए गए क्षेत्रीय समझौता की स्थापित हो गया है। महामारी का प्रभाव। कोविड-19 के बाद व्यापार में नीतियों का पूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करने स्वच्छता संबंधित उत्पादों को जोर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइपलाइन परिवहन क्या है? पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए और इसका महत्वपूर्ण गुणों के बारे में बताइए। पाइपलाइन परिवहन जो तेल, पानी, एक तरल है, तरल मतलब पानी जो है, ठीक है, जैसे प्राकृतिक गैस उत्पादक पाइप के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का निरंतर सुनिश्चित प्रणाली है। यह परिवहन का सबसे सस्ता, त्वरित और पर्यावरण के अनुकूल माध्यम है, जो लागत अधिक है लेकिन परिचालन की लागत कम है। ठीक है, चलिए लाभ बताइए। कम परिचालन की लागत। एक बार स्थापित होने के बाद रख रखाव और संचालन में बहुत कम खर्चा होती है। एक बार खर्चा लग जाने के बाद उसको खर्चा जो है, लागत जो है वो रख रखाव में बहुत ही कम होती है। निरंतर आपूर्ति। बिना किसी रुकावट में 24 घंटा 7 दिन तरल और गैस की निरंतर आपूर्ति होती रहती है। समय की बचत होती है। सुरक्षा का पर्यावरण। सड़क रेल की तुलना में दुर्घटना का जोखिम के बराबर और इससे प्रदूषण से की मात्रा भी कम होती है। दुर्गम क्षेत्रों के सक्षम। इसे पहाड़ों, ऊबड़ खाबड़ जमीन, समुद्र के नीचे भी बिछाया जा सकता है। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। ठीक है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, यह भारत की सबसे प्रमुख प्राकृतिक गैस का पाइपलाइन है। ठीक है, असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन, तेल क्षेत्र में रिफाइनरी तक कच्चे तेल की आपूर्ति की जाती है। मुंबई हाईवे अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन, पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम उत्पादक परिवहन के लिए कच्ची है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका है, वर्णन करें। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बैंकों की क्या क्या भूमिका है, इसे देखो। जनता की बचत को सुनिश्चित रखने, पूंजी का संचय करने और उसे उद्योगों व कृषि के लिए ऋण रूप में वितरित कर विकास को बढ़ावा देते हैं। न केवल वित्तीय स्थिति बनाए रखते हैं, बल्कि ऑनलाइन बैंकिंग, सरकारी सब्सिडी वितरण माध्यम से मौद्रिक प्रवाह के सुचारू रूप से पारदर्शी बनाते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से बनाते हैं इसे देखिए। पहला, अर्थव्यवस्था की बैंकों की भूमिका। पहला, पूंजी का संग्रहण या निवेश। बैंक जनता में जमा के रूप में छोटी छोटी बचतें इकट्ठा करते हैं और इस पूंजी को व्यवसाय, उद्योग, कृषि क्षेत्र में ऋण के रूप में प्रदान करते हैं, जिससे उत्पादक की क्या होती है, वृद्धि तेजी से आती है। सेकेंड, आर्थिक विकास में बढ़ावा। आर्थिक विकास में क्या होता है, बढ़ावा। कृषि, लघु उद्योग, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कम ब्याज दर ऋण देकर बैंकों देश के आर्थिक विकास की कच्ची करती है, गति देते हैं। तीसरा क्या है, वित्तीय मध्य स्तर। बैंक उन लोगों के बीच एक पूल के रूप में कार्य करती है जिनके पास अतिरिक्त पैसा है, बचत करता है और जिन्हें पैसा की आवश्यकता उसे ऋण देने के वाले भी होते हैं। जिसके पास अतिरिक्त पैसा वो जमा करता है और जिसके पास कम पैसा उसको देने के लिए भी काम करता है। चौथा क्या है,
रोजगार सृजन, रोजगार सृजन के मतलब तो प्रत्येक दिन बैंक की सेवा ग्रामीण पिछड़े वर्ग के पहुंचकर वित्तीय समावेशन और नई परियोजना वित्तीय पोषित करके बैंक बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर का कार्य प्रदान करती है। पंचमा है मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन करना। केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीतियां को लागू करने के वाणिज्यिक बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे देश की मुद्रास्फीति की आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों में बाजारों यहाँ लिखना चाहिए कि एकीकरण किस प्रकार से मदद करती है। पहला उत्पादों के लिए व्यापक बाजार। उत्पादक अपने माल को केवल घरेलू बाजार में ही नहीं बल्कि अन्य देशों के बाजारों में बेच सकते हैं, जिससे उनका बाजार क्षेत्र विस्तृत होता है। ठीक है, आने किसी को घरेलू में अपना घर के अंदर नहीं बल्कि अन्य देशों में बेच भी सकता है। उपभोक्ता के लिए विकल्प। विदेशी वस्तु का आयात का उपभोक्ताओं के पास स्थानीय उत्पादों के अलावा अन्य विकल्पों की संख्या की करते बढ़ जाती है। प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता। विभिन्न देशों में उत्पादक एक दूसरे के मुकाबला करते हैं, जिससे वस्तु की गुणवत्ता बेहतर होती है और कीमतें कम होती है। बाजारों के जुड़ाव। आयात और निर्यात की प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न देशों के बाजार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक दूसरे की तकनीकी संसाधन के काफी आदान प्रदान करते हैं। उदाहरण, भारत की चीनी खिलौना आयात जो भारतीय बाजारों को उपलब्ध विकल्पों को बढ़ाता है और भारतीय उत्पादकों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा भी करता है। इस प्रकार से विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजार में एकीकरण में मदद मिलती है। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में दिए गए उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन करें। ठीक है, किस प्रकार से वर्णन करने से देखो, सुरक्षा का अधिनियम जीवन को संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं को सेवाओं को विपणन विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त या अधिकार गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करता है। पहला, सूचना का अधिकार। आने की कोई भी सामान, सबसे पहले उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता जो है एक कस्टमर होता है। ठीक है, तो इसको किसे कहते हैं देखो, तो सबसे पहले सूचना का अधिकार। खरीदे जाने वाले उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक मूल्य की जानकारी प्राप्त करना ताकि अनुचित व्यापार को बेचा जा सके। ठीक है, सबसे पहला सूचना का अधिकार होना चाहिए। चयन करने का अधिकार, राइट ऑफ चूज। ठीक है, प्रतिस्पर्धी कीमतों के विभिन्न प्रकार के उत्पाद तक पहुँच और गुणवत्ता वस्तु को चुनने का स्वतंत्रता होना चाहिए। सुनवाई के अधिकार, अनुचित व्यापार प्रस्थाओं को शोषण के मामले में उचित मंचों पर शिकायत करने का पक्ष में अधिकार। निवारण का अधिकार, अनुचित व्यापार प्रस्थाओं का अनैतिक शोषण के खिलाफ मुआवजे पर राहत मांग करना, इसके दोषपूर्ण वस्तुओं को बदलना, पैसा वापस पाना मुआवजे शामिल करता है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ज्ञान और कौशल प्राप्त करना जो कि जीवन भर एक जागरूक उपभोक्ता बनने का क्या करती है, मदद मिलती है। चलिए, आज आप लोग के हम पूरी तरह से जितना भी क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन होगा या फिर 60 क्वेश्चन होगा, आप लोग बता चुके हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। इससे पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव डाल चुके हैं, ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए, 100 क्वेश्चन डाल चुके हैं और उसके बाद सब्जेक्टिव भी डाल चुके हैं। उसके बाद आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव का है वो हम डाल चुके हैं। प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जय भारत लिखना ना मिले। आप लोग का एग्जाम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, मैथ की ओर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।